नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रिंसिपल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं चित्रांशु पांडे और आपके सामने फिर से हाजिर हूं इस पीटी स्पेशल श्रृंखला का एक अगला वीडियो लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि इस श्रृंखला में हम इतिहास के प्रीवियस ईयर और उससे मिलते जुलते यूपीएससी स्टैंडर्ड के कुछ एमसीक्यूज का अभ्यास कर रहे हैं और 28 मई को आने वाले अपने यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी को और पुख्ता कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के भी सभी प्रश्न लगभग आपके प्राचीन भारत खंड से ही रहने वाले हैं। ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत खंड का अंतिम वीडियो है कि इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे अगले वीडियोस से वो आपके मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत से रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो बेसिकली आपको बुद्धा की टीचिंग्स पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर आपको बुद्धा एवं उनसे उनकी जो ज्ञान या उनकी शिक्षाएं हैं उनके बारे में अपनी जानकारी देखनी है। तो पहले स्टेटमेंट पर आते हैं, बुद्धा रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी बुद्धा जो है ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं 6th सेंचुरी बीसी से रिलेटेड। तो वहां पर आप देखते होंगे कि बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं और जैनिज्म की जो टीचिंग्स हैं थोड़ा कहीं कहीं अलग होती हैं, कहीं कहीं सिमिलर भी होती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब क्या किसी ईश्वरीय सत्ता को बुद्ध ने स्वीकार किया था या कंप्लीटली नकार दिया था। सो बेसिकली जो बुद्धिज्म थे या बुद्धा थे, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ना ही कभी स्वीकारा और ना ही कभी नकारा। मतलब उनके अकॉर्डिंग ईश्वर, ये उनको ज्ञात ही नहीं कि ईश्वर है भी या नहीं। कंप्लीटली उन्होंने कभी इस चीज का फेवर नहीं किया कि तो यहाँ कोई ईश्वर है या कोई ईश्वरी सत्ता है जो हमें कंट्रोल कर रही है, और ना ही इन्होंने इस चीज को नकारा है। क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है बुद्धा रिजेक्ट्स, यानी कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि इसको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो रहेगा बेटा, गलत। जस्ट बिकॉज इसकी वजह बुद्धा टॉट दैट द सोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अब बुद्धा के आत्मा की बात कर रहे हैं। क्या आत्मा को मानते थे? तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि बुद्धा जो थे क्या थे, अनात्मवादी थे। अनात्मवाद का मतलब होता है जो ईश्वर की सत्ता के साथ साथ आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ना करे। दोनों में अंतर है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा जो आपके अंदर विराजमान है, परमात्मा जो आपकी उस आत्मा का संचालन कर रही है, जिससे आत्मा मिलना चाह रही। तो यहाँ पर उन्होंने आत्मा की सत्ता, आत्मा को भी स्वीकार नहीं किया है, अनात्मवादी थे। और इस बिहाफ पर अगर हम देखें तो बुद्धा पुनर्जन्म की व्याख्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि बुद्धा जो बताते हैं कि जो पुनर्जन्म है वो किसी व्यक्ति की आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि उसके विचारों का पुनर्जन्म। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बुद्धा लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म मतलब कर्म का सिद्धांत। और ये बात बुद्धिज्म से लेकर जैनिज्म और जो हिंदू रिलीजन है, वैदिक रिलीजन, यहां तक कही गई है कि बुद्धा ने इनके अकॉर्डिंग कि लॉ ऑफ कर्म, जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये बात बुद्धिज्म में भी रिपीट होती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। तो इनके बिहाफ पर अगर आप देखें तो कौन कौन से करेक्ट हैं, 2 and 3 ओनली। द आंसर विल बी सी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। एक और क्वेश्चन बुद्धिज्म से, इस बार बात कर रहा है किसके, डिक्लाइन की। जब चैप्टर हम बुद्धिज्म या जैनिज्म को पढ़ते हैं, बेसिकली 3 चीजों को पढ़ते हैं। पहला, महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी का जीवन परिचय, क्या क्या उन्होंने जीवन में कैसे कैसे अचीव किया, जीवन की यात्रा कैसी रही। फिर हम पढ़ते हैं क्या, इनके सिद्धांत की, बुद्धिज्म क्या सिद्धांत देता है, क्या शिक्षाएं देता है, टीचिंग्स देता है, जैनिज्म क्या टीचिंग्स देता है। और थर्ड टॉपिक हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म का एक्सपेंड या फिर इसका डिक्लाइन। तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन इंडिया में हो गया है, ये पुख्ता रूप से आप नहीं कह सकते कि ये बात सच है। बुद्धिज्म के मानने वाले लोग हमको आज भी दिखाई पड़ते हैं। तो फिर डिक्लाइन जैसा वर्ड यूज क्यों किया जाता है, उसका रीजन ये है कि 6th सेंचुरी बीसी में जब वैदिक रिलीजन के अपोज करते हुए बुद्धिज्म और जैनिज्म सामने आते हैं, तो जिस तरह के इनको अडॉप्ट किया जाता है जनता द्वारा और बड़े बड़े शासकों द्वारा, जिसमें आपको अशोक का नाम दिखाई पड़ेगा, कनिष्क का नाम दिखाई पड़ेगा, जो बुद्धिज्म को ना सिर्फ अपने अपनाते हैं बल्कि उसका बहुत तेजी से प्रसार करते हुए नजर आते हैं। तो उस टाइम पर बुद्धिज्म जो है बहुत तेजी से फैल रहा। लेकिन कुछ समय बाद, विशेष रूप से गुप्ता एम्पायर के स्टैब्लिश होने के बाद, आपको देखने को मिलेगा
कि बुद्धिज्म का जो एक्सपेडिशन है या सॉरी एक्सपेंशन है वो उतना तेज नहीं हो पाया। तो एक तरह से ग्राफ की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से बढ़ा कब तक, 6th सेंचुरी से लेकर के गुप्ता एम्पायर के एस्टेब्लिश हुए 3rd सेंचुरी एडी तक। लेकिन इसके बाद धीमे धीमे ये ग्राफ आपको नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम इस पर्टिकुलर पीरियड को कहते हैं क्या, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। समझ गए? तो इसलिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। तो इनके रीजंस को हमको एनालाइज करना है। द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड द राइज ऑफ भगवतिज्म। तो क्या रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म मतलब वही वैदिक रिलीजन जहां ब्राह्मण सर्वोपरि रखे जाते थे, वो एक कारण था। तो गुप्ता एम्पायर में नो डाउट एक बार फिर से शातवाहन हो या गुप्ता एम्पायर हो, ब्राह्मणिज्म को मानने वाले लोग थे। पुष्यमित्र शुंग भी फॉलोअर था ब्राह्मणिज्म का। तो यहाँ पर इन चीजों का डेफिनेटली कुछ ना कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ा किसका, किस पर, बुद्धिज्म पर। जब गुप्ता एम्पायर में बुद्धिज्म को उतना अडॉप्ट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं माना गया कि बुद्धिज्म डिक्लाइन की ओर है। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में ब्राह्मणिज्म के कई सेक्ट बनकर सामने आते हैं। इसमें आपका दो मेन है, भगवतिज्म और शैविज्म। भगवतिज्म मतलब भागवत धर्म को मानने वाले, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करने। शैविज्म मतलब भगवान शिव को पूजा करने वाले शैव धर्म के अनुयायी। तो अधिकांश शासक भी हमको इसी नजर आते हैं। पल्लव वंश, चालुक्य वंश के शासक भी हमको इसी को अपनाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये दोनों रीजंस कहीं ना कहीं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा किसमें, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट अगर हम देखें, द बुद्धिस्ट बिगेन टू अडॉप्ट संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ एलीट। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, लैंग्वेज ऑफ एलीट क्लास। अगर हम इसको आज के पॉइंट ऑफ व्यू समझें तो हमारी सोसाइटी में जो रीजनल लैंग्वेज बोलता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यूपी से बिलोंग करता हूँ मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई राजस्थान से बिलोंग करता है राजस्थान की लोकल लैंग्वेज बोलता है। एक लैंग्वेज वो है जो आपके लोकल लेवल पे बोली जाती है, एक लैंग्वेज वो है इंग्लिश, कि अगर बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहे हैं या बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं तो माना जाता है कि ये एलीट क्लास मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर पा रहे, एक अलग नजरिए से उसको देखा जाता है व्यक्ति। तो ये भाषा भी कहीं ना कहीं क्लास को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो जो कंडीशन आज आप रख सकते हैं एक तरह से इंग्लिश की और अदर लोकल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, वही कुछ कंडीशन थी किसकी उस टाइम, संस्कृत की एंड अदर लोकल लैंग्वेज इंक्लूडिंग पाली। तो संस्कृत उस ऊंचे वर्ग की भाषा थी, यानी ब्राह्मण उस समय बहुत ऊंचे वर्ग के माने जाते थे। वैदिक रिलीजन्स, वैदिक जो टेक्स्ट हैं हमारे तो संस्कृत में लिखे गए हैं, तो उनको पढ़ना इतना इजी होता नहीं था। तो जो पढ़ते थे वो एलिट क्लास के माने जाते थे, ब्राह्मण्स। ऑन द अदर हैंड जो लोअर क्लास के लोग थे वो किस लैंग्वेज यूज करते थे, पाली, जो कि मोस्टली जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं इनिशियली लिखे गए किसमें, पाली में, क्योंकि ये अपोज कर रहे थे किसको, उस ब्राह्मणवाद को, उस ब्राह्मणिज्म को अपोज कर रहे थे, तो संस्कृत को अपोज कर रहे थे। और नॉर्मल पब्लिक जो जनता है उससे जुड़ने के लिए पाली का यूज कर रहे थे। ये एक अच्छी चीज थी, इसीलिए ज्यादा एक्सपेंड भी हुआ है धर्म। लेकिन जब इन्होंने आगे चलकर अपने टेक्स्ट को वापस संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं जिस चीज का वो अपोज कर रहे हैं उसी के फेवर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जनता में भी एक तरह का कह सकते हैं बुद्धिज्म को लेकर नेगेटिविटी आ गई, और ये एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा इसके चलते बुद्धिज्म डिक्लाइन कर गया। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है फिलहाल। नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप का मतलब क्या है, जिस भी सत्ता को आप भगवान या ईश्वर का दर्जा देते हैं, जो अपने से ऊपर समझते हैं, अगर आप उस सत्ता के यानी उसके प्रतीक को एक आइडल यानी एक मूर्ति के रूप में स्थापित कर दें और उसको वर्शिप करना यानी पूजा करना स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं इसको आप आइडल वर्शिप कह सकते हैं। जैसे वैदिक रिलीजन के समय, जब वैदिक एज की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा मूर्तियों का प्रचलन नहीं था। आगे चलकर हर देवता की मूर्ति बनने लगी, और आज के टाइम पर हिंदू रिलीजन को मानने वाले, वैदिक रिलीजन को मानने वाले लोग, उनके हर देवता की एक मूर्ति है, इसको हम पूजते हैं, तो ये मूर्ति पूजा है। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो मैंने अभी जस्ट आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को ना ही स्वीकारते हैं ना ही नकारते, ना ही स्वीकारते हैं मतलब गॉड के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं कर रहे, मतलब उनके अकॉर्डिंग देयर इज नो गॉड। और इसमें हो सकता है कि वो गॉड हो लेकिन उनको पता ना।
तो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि देयर इज नो गॉड, आगे चलकर इसी बुद्धिज्म की दो अलग अलग सेक्ट्स बनेंगे, हीनयान एंड महायान। और जो महायान सेक्ट है सबसे ज्यादा फैलेगा, जो सबसे ज्यादा लोग जो फॉलो करेंगे, वो सेक्ट आगे चलकर बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाए और उनको स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना शुरू होगी। एक तरफ बुद्धा कह रहे हैं देयर इज नो गॉड, ऑन द अदर हैंड उनके ही महायान फॉलोअर्स कह रहे हैं कि नहीं, बुद्धा गॉड थे, उनके आइडल्स बनाएंगे, उनकी वर्शिप स्टार्ट करेंगे। दोनों के बीच क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन। और इस कॉन्ट्रडिक्शन के चलते भी कहीं ना कहीं जनता आक्रोशित होती है और बुद्धिज्म का डिक्लाइन नजर आता है। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है बेटा, सही है। और इसके चलते आपका आंसर क्या होगा, डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर द राइट स्टेटमेंट। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विलेज असेंबलीज इन साउथ इंडिया और साउथ इंडिया। अब विलेज असेंबलीज क्या है, आप मूल रूप से समझ सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कई लेवल्स पर होता था, जो आज भी लगभग होता है। एक सेंट्रल लेवल पर होता था जहां पर कैपिटल है, जहां पर राजा रह रहे हैं, उनका महल बना हुआ है, उनके मंत्री नौकर चाकर जो भी हैं। एक होता था प्रोविंस लेवल, यानी कि उनके प्रांतों पर, जैसे इसको आज हम कंसीडर कर सकते हैं दिल्ली, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री का रहने का आवास है, संसद है। प्रोविंसेस जैसे आज के समय में जो भारत में राज्य है, एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मान लीजिए ये प्रोविंस है। इस प्रोविंस के अंदर भी कई लेवल्स पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लोकल लेवल में इस प्रोविंस का कोई जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, D1 करके, तो इस डिस्ट्रिक्ट का अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। इस जिले में कई गांव हैं, मान लेते हैं V1 एक गांव है, तो इस गांव का भी अलग एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली चोलाज ने ये चीज बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट की इंडियन हिस्ट्री में, कि उन्होंने गांव का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, जिसको आगे चलकर विजयनगर एम्पायर ने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया और इसको हमने अडॉप्ट भी किया। तो ये इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता चला आ रहा था आपका प्राचीन काल से ही, मौर्य के टाइम से चला आ रहा था। मौर्य एम्पायर में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा चीजें। तो इस तरह से विलेज की कई असेंबलीज बनी। अब बेसिकली असेंबलीज होती क्या थी, विलेज में जो भी वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी एक सभा जो उस विलेज में कैसे प्रशासन चलेगा उस पर निर्णय लेती थी। उदाहरण के रूप में आज का पंचायत, उसका एक मुखिया, कि 5 वरिष्ठ लोग पंचायत के सदस्य बन गए और आगे चलकर बड़े बड़े मुद्दों पर वो अपनी राय या निर्णय देते थे। तो ये प्राचीन काल चला आ रहा है। कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें आपको समझनी है। सभा was a village assembly found in areas where land owners were not Brahmins। इनका कहना यह है कि सभा वो समिति थी या वो कह सकते हैं समिट थी जिसमें वो लैंड ओनर्स, जहां पर ब्राह्मण्स नहीं थे, जो नॉन ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स, उनकी एक तरह से असेंबली थी। ये बात गलत है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा दी गई डिटेल्स ये सही बैठती है किस पर, उर पर। यानी उर जो था वो था ऐसी असेंबली जहां पर नॉन ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स बैठते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, गलत। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्ट जाएंगे तो आप देखेंगे कि उर के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया देख लेते हैं सेकंड से पहले। उर वॉज अ विलेज असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स फाउंड इन साउथ इंडिया। थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, जो चीज सभा में आनी चाहिए उसको उर में डाल दिया है, जो चीज उर में आनी चाहिए उसको डाल दिया है सभा में। और ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैंने आपको बताया कि नॉन ब्राह्मण क्या है, उर में आते हैं, तो ये गलत हो गया। जबकि जो ब्राह्मण है लैंड ओनर्स वो किस में आते हैं, सभा में। सभा बेसिकली अपर क्लास असेंबली और उर थोड़ा क्या है, लोअर। तो दोनों स्टेटमेंट की गलत होगा क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें रख दिया है, उसका इसमें रख दिया। अब सेकंड में देख लेते हैं, नगरम वॉज असेंबली ऑफ मर्चेंट्स। तो ये बात सच है, नगर के जो व्यापारी होते थे उनकी जो असेंबली होती थी उसको क्या कहते थे, नगरम। तो इस तरह से पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा क्या है, सही है। तो आंसर हो जाएगा क्या, C, 2 ओनली। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू हड़प्पन स्क्रिप्ट्स। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्री हड़प्पन, प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा एंड हिस्टोरिक एरा। जो प्री हिस्टोरिक है बेसिकली वहां पर आपको
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलेंगे पर लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज, पत्थर के औजार मिलेंगे पर इंसान को भी, मानव को ना ही बोलना आया है ना ही उसको लिखना है। प्रोटो हिस्टोरिक, जहां पर आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज दोनों मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूजफुल होंगे पर लिटरेरी सोर्सेज इसलिए यूजफुल नहीं होंगे क्योंकि हम उनको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए, पढ़ नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा एज। और तीसरा नंबर पे आता है हिस्टोरिक एरा, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, दोनों ही यूजफुल हैं, और लिटरेरी सोर्सेज को हम पढ़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मौर्य एज, यहाँ पर दोनों चीजें मिलती हैं। तो ये पर्टिकुलर जो हड़प्पन पीरियड है किसको बिलोंग करता है बेटा? प्रोटो हिस्टोरिक एरा, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और वो यूजफुल है, लिटरेरी सोर्सेज हैं पर हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाए। अब अगर हम हड़प्पा एज की लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो हमको बेसिकली एक स्क्रिप्ट मिलती है। ये स्क्रिप्ट जो है मेनली मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट वर रिटन ऑन द सील्स यूज्ड इन द हड़प्पन पीरियड। तो जो भी मोहरों का यूज किया गया था, इस तरह की आयताकार वर्गाकार मोहरें मिलती थी और इस तरह के कुछ सिंबल्स बने हुए मिलते थे। और इतिहासकारों ने माना है कि ये उस समय की क्या थी बेटा? स्क्रिप्ट थी, जिसमें ये चीजें लिखी जाती थी। लेकिन हमें आज तक इनका समझ में नहीं आया कि इनका मतलब क्या होता था। और लगभग 26 सिंबल्स को यूज किया गया है, 26 ऐसे सिंबल्स को बार बार रिपीटेडली यूज किया गया। और मेजोरिटी जो है ये स्क्रिप्ट हमको लिखी मिली है इसमें, सील्स में। तो ये थोड़ा सा आपका इतिहास है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। हड़प्पन राइटिंग्स इज फाउंड ओनली ऑन द हड़प्पन। मैंने अभी जस्ट बोला आपसे मेजोरिटी ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट वो रिटन ऑन द सील, लेकिन ओनली वर्ड मैंने यूज नहीं किया बिकॉज हमको कई पॉटरीज पर भी बने मिलते हैं, हमको कई ज्वेलरीज में भी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। तो ओनली ऑन द सील्स, ये बात क्या हो जाएगी यहाँ से? गलत हो जाएगी बेटा, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ सील्स पे नहीं मिलता। नंबर 2, हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज ब्यूस्ट्रोफेडोन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक लीनियर तरीके से इसको लिखा के, अगर मैं इजी करूँ आपके लिए, एक लाइन से चीजों को लिखना। जैसे अगर आप देखेंगे कि हमारी जो देवनागरी लिपि है, हम शब्दों को एक लाइन से लिखते हैं। ऑन द अदर हैंड कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखने को मिल जाए। तो क्या ये लीनियर थी? हाँ थी। एंड नॉन अल्फाबेटिकल, क्या ये नॉन अल्फाबेटिकल थी? तो यहां पर भी चीजें आपको देखनी होंगी, नॉन अल्फाबेटिकल थी या नहीं। तो यहां पर आपको अल्फाबेट्स देखने को नहीं मिलेंगे, सिंबल्स देखने को मिलेंगे तरह तरह के। तो ये बात भी क्या हो जाएगी? सही। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। और इसके बिहाफ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू ओनली, आंसर शुड बी बी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आज के क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिले होंगे कि हमने आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट से लेने का प्रयास किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगले कुछ कथनों पर विचार करना है। कोई टॉपिक दिया नहीं गया तो हम बहुत सारा बैकग्राउंड सर्च नहीं कर पाएंगे फिलहाल। ये देखते हैं। द गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहार नाम से आपको मालूम हो जाना चाहिए कई चीजें दिमाग में। पहली, ये बिलोंग करते हैं प्री मिडाइवल एज की बात हो रही होगी, जहां पर मेनली जो है इंडिया में इस समय हर्षवर्धन के एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका है। यहां पर प्रतिहार आ चुके हैं, बंगाल के आसपास के रीजन में पाल आ चुके हैं, और साउथ इंडिया में कौन आ चुका है? राष्ट्रकूटा। और ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं किसके लिए? कन्नौज। तीनों कन्नौज के लिए लड़ेंगे। तीन अलग अलग वंश हैं, तीन अलग अलग साम्राज्य हैं, तो इसको बोला गया क्या? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो द गुर्जर प्रतिहार वर द अर्लीस्ट ऑफ राजपूत रूलर्स। क्या गुर्जर प्रतिहार राजपूतों में पहले रूलर्स थे? देखिए, आपको समझना होगा कि जब ये प्रतिहार इन ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में कन्नौज पर अधिकार करने में सफल रहेंगे, इस स्ट्रगल में एट लास्ट प्रतिहार ही जीतेंगे। और जीतने के बाद ये प्रतिहार जो है कन्नौज को मिला करके इस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक बड़ा एम्पायर स्टेब्लिश करेंगे। हालांकि बहुत लंबे टाइम तक ये एम्पायर रह नहीं पाएगा, और बाद में उन्हीं के फ्यूडल्स में, मैंने कल की क्लास में बताया था फ्यूडल्स क्या होते हैं, उन्हीं के फ्यूडल्स में क्या होगा? विवाद होगा, जिसके चलते कई डिफरेंट अलग अलग क्लैंस में ये प्रतिहार क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और कई नए नए साम्राज्य बनकर सामने आएंगे। और ये नए नए साम्राज्य या वंश यहाँ के जो क्या कहलाएंगे? राजपूत। और कितने थे कुल? 36 क्लैंस ऑफ राजपूत। तो बेसिकली प्रतिहार एक बड़ा एम्पायर था, जिसके टूटने के बाद 36 छोटे छोटे एम्पायर वंश सामने आते हैं।
और इसी में आपके अजमेर के चौहान वंश की बात कर लीजिए, कन्नौज के गढ़वाल वंश की बात कर लीजिए, या फिर आपके चालुक्य गुजरात के वंश की बात कर लीजिए, तो ये सारे परमार वंश, तो ये सारे वंश आपके किससे आते हैं? गुर्जर प्रतिहार। तो राजपूतों में क्या अर्लीस्ट थे? आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ अर्लीस्ट थे। स्टेटमेंट इज राइट। राजपूत क्लैंस वर लार्जली यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। तो क्या राजपूत जो क्लैंस थे जिनकी बात की, ये एक यूनाइटेड हो गए, मतलब एकजुट हो गए अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, एक ही शत्रु के विरुद्ध में? तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। रीजन इज, अगर आप देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्न आता है कब? आफ्टर 1192। क्यों? 1192 वो समय था जब मोहम्मद गौरी ने तराइन के सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और गौरी के जीतने के पीछे कई रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन ये है कि जो राजपूत क्लैंस थे वो आपस में लड़ते रहते थे और उनके एकजुट ना होने से गौरी को एडवांटेज मिल गया चौहान को हराने का। दूसरा, कुछ राजपूत क्लैंस ने गौरी की हेल्प की। उन्होंने, राजपूत क्लैन ने चौहान की हेल्प नहीं की, पृथ्वीराज चौहान की, गौरी की हेल्प की। इंक्लूडिंग जो बहुत फेमस नाम आता है जयचंद्र, गढ़वाल वंश ऑफ कन्नौज, उसने किसकी हेल्प की? गौरी की। यह भी मैं पुख्ता रूप से नहीं कह सकते, इसमें अभी भी डिबेट हो रही है ये बात सच है या गलत, लेकिन अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यूनाइट तो नहीं हुए राइट। सो इस बिहाफ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। नंबर 3, द प्रतिहार्स इन्वॉल्व इन अ 3 cornered contest with the Pals of Bengal and Rajputs of Deccan। डेक्कन मतलब साउथ इंडिया। तो क्या ये था? बिल्कुल था। मैंने जैसा ही बताया आपको कि तीनों वंश आपस में ट्राइपार्टाइट में इन्वॉल्व थे फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज, जिसमें अल्टीमेटली प्रतिहार जीतेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? सही। पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, 1 and 3 ओनली। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कई डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कई नए नए टॉपिक से आप रूबरू हुए होंगे, और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आगे भी आते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।